अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साल तकरीबन होने को है, बल्कि ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 6 महीने से ये एक मसला ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान की फ़ौज का नया सरबराह कौन होगा। यानी ऐसे मालूम होता है कि पाकिस्तान में बाकी कोई मसला ही नहीं रहा, ना मालियाती मसला है, ना मुआशी मसला है, ना कोई गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। ले दे के 22 करोड़ आवाम की तमाम तर तवज्जो सिर्फ़ इस अमर पे है कि जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं या नहीं, और अगर हो जाएंगे तो उसके बाद कौन नया सरबराह बनेगा। अब इस तमाम सूरत हाल में कई मरतबा कई दोस्तों ने हमसे पूछा कि, बल्कि ख़ास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, तो ये पूछते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है, मसला नंबर 1 क्या है पाकिस्तान का। तो अगर गुज़श्ता 40, 50, 60 बरसों की तारीख़ पे आप नज़र दौड़ाएं तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का एक ही मसला है, और वो है सियासी क़ुव्वत के 2 मराकज़। एक मरकज़ पिंडी में है, एक इस्लामाबाद में है, और एक छोटा सा मरकज़ पारा में है। चौथा जो मरकज़ है वो अब सुप्रीम कोर्ट बन गई है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट भी है। तो पाकिस्तान में गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, लीगल काम और सियासी मसाइल, वो इन 3 सियासी मराकज़ के दरमियान में घूम भी रहे हैं और पिस भी रहे हैं, और बराह रास्त उसका असर हो रहा है पाकिस्तान के मफादात पे, पाकिस्तान के अवाम की सेहत पे, उनकी मुआशी सेहत पे। और मुझे अब ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि जितना भी निज़ाम बन चुका है इसकी बहुत सारी वजह या बुनियाद इसकी वो इस मुआशरे में मौजूद मुनाफ़क़त और झूठ है। झूठ मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं बताऊँ आपको, जून जुलाई 1984 में मेरी उम्र 24 साल थी, और मैं एबटाबाद में एक छोटी सी नौकरी शुरू की थी मैंने। और बस स्टैंड पे एक दिन मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि हम बस स्टैंड के अंदर इंतज़ार कर रहे थे वैगनों का, और वैगन बाहर से ही आके चली जाती थी, बाहर से ही भर के। तो हम लाइन में खड़े थे, मैं बिलाखिर मुंशी के पास गया अड्डे के, और मैंने उससे पूछा कि ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है, हम 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं जबकि हमने सुना है वैगनें बाहर से ही जा रही हैं, तो ये यहाँ कोई असूल वगैरह नहीं है। जनाब उसने कहा, मुंशी था, नौजवान सा था, वो भी कहते जी इस मुल्क में कौन से उसूल की बात करते हैं आप। अगले आए थे 90 दिन के इंतखाबात के वादे पे, और आज उनको 7 साल हो गए हैं। यानी जनरल ज़िया-उल-हक की बात थी कि वो उसने कहा था कि 3 महीने में मैं इंतखाबात करवाऊँगा, मगर अब मैं जिस वाक़े की बात करूँ वो जून जुलाई 1984 का वाक़या था। इसके बाद 2 साल बाद तकरीबन गाज़ी सलाउद्दीन साहब हैं, बड़े हमारे सीनियर दोस्त हैं, राइटर हैं, द न्यूज़ में लिखते हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा। उन दिनों वो डॉन अखबार में लिखा करते थे। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि हमें इब्तिदाई से झूठ खिलाया गया, झूठ पिलाया गया, वी हैव बीन फेड ऑन लाइज। ये उसमें अल्फाज थे। मार्शल लॉ का ज़माना था, मैं शायद जुलाई 1986 की बात है। फिर भी उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार में ये कॉलम छप गया था, और उनका ये कहना था कि 1947 यानी पाकिस्तान बनने के बाद से आवाम से मुस्तकिल झूठ बोला गया है, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बहुत बिगाड़ आ गया है। अब मैं उन दिनों जर्मनी में था, वो वॉइस ऑफ जर्मनी में काम करता था, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया था। हालांकि अखबार में ये बात छप चुकी थी, मगर कुछ हमारे वहाँ पे साथी थे, उन्होंने एतराज़ किया कि नहीं, ये बात यहाँ से नहीं जानी चाहिए। बहरहाल बात ये थी कि शुरू हुई इससे कि 3 महीने के वादे पे आते हैं, 11 साल जनरल ज़िया-उल-हक ने गुजारे, 9 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गुजारे। और अलमिया क्या था? अलमिया ये था कि हर मरतबा जो मुदाखलत की गई, फ़ौजी बगावत की गई, ये कहा जाता था कि मुल्क में बड़ी बदअमनी है, बदउनवानी है, बदइंतज़ामी है, और हमें अब एहतसाब करना है।
जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये बातें ख़ुद मुझे बताई थी 3 नवंबर 1999 को, जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया था CNN के लिए। तो इस तमाम जो 11 साल जनरल ज़िया-उल हक़ के, 9 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, हम छोड़ देते हैं कि 1977 से पहले क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी बुराइयों की जड़ जनरल ज़िया-उल हक़ से शुरू हुई थी। उसके बाद और फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हज़ारों फ़ौजी अफसरान को सरकारी इदारों में, सिविलियन इदारों में, कॉरपोरेशनों में लगा दिया गया। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, वो अपने साथ एक मखसूस सोच भी लेके आते थे, अपने साथ ये डर खौफ भी लेके आते थे सिविलियंस में कि अगर हमने कोई काम गलत किया तो हमें ISI में और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। भले वो किस हद तक बजा था वो खौफ, लेकिन खौफ मौजूद था। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जो जितने भी सिविलियन अफसरान थे उन्होंने असल में काम काज ही छोड़े, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जब आखिर में किसी मेजर साहब ने, कर्नल या ब्रिगेडियर साहब ने उनकी जो सिफारिशात हैं उनके काम पे दस्तखत करने हैं और मालूम नहीं वो उनको पसंद भी आएगा नहीं, तो वो क्यों काम करेंगे। इस तरह एक पावर सेंटर जो पिंडी में है वो मज़बूत से मज़बूत तर होता चला गया, क्योंकि उसके चाहे वो थिंक टैंक्स थे, वजारतें थी, हर जगह पे फ़ौजी अफसरान पहुँचे। अब इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो जैश, लश्कर, इस किस्म की TLP की तंजीमें पैदा हुईं, उनको भी बढ़ावा मिला, उनको भी तक़वियत मिली, और वो भी इस वजह से थी कि उनके डांडे किसी एक सियासी क़ुव्वत के मरकज़ से मिलते थे और वो ख़ुद को बहुत पावरफुल समझते थे। और एक इदारा जो पिंडी वाला इदारा है वो ख़ुद को सबसे बेहतरीन, बरतर समझता है, जिसकी वजह से अब आप जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख लें, बातचीत भी देख लें, कई मामलात में वो बिल्कुल स्मार्ट हैं, लेकिन अगर सिर्फ फ़ौजी स्मार्टनेस ही किसी मुल्क के मसाइल का हल होती तो पाकिस्तान आज दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ के हवाले से हम बहुत अच्छे होते, लेकिन जो बदउनवानी, बदइंतज़ामी, एहतिसाब के नाम पे जहाँ जब मुदाखलत की गई और इसके नाम पे जो हाइब्रिड हुकूमत और कभी बराह रास्त हुकूमत, कभी बिल वास्ता और कभी हाइब्रिड, जिसको कहते हैं कि जी मिलजुल के काम करना है, वो तमाम मंसूबे मौजूदा हालात को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि वो नाकाम हुए हैं। और ये ताकत के जो मराकज़ हैं पिंडी और इस्लामाबाद, इसमें तकसीम भी मुसलसल गहरी होती चली गई है। उसका बेहतरीन मुज़ाहरा हमने इसी साल 1 अप्रैल को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सिक्योरिटी डायलॉग से ख़िताब किया, और उसमें उन्होंने लुबे लुबाब ये था कि कोई भी मुल्क सिर्फ़ उस वक्त ताकतवर हो सकता है जब वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी आज़ादाना तौर पे मनाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन के मामले में हम न्यूट्रल हैं और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के बग़ैर हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैंने रूस का दौरा किया और उसकी वजह से एक ताकतवर मुल्क हमसे नाराज़ है। उससे अगले रोज़ 2 अप्रैल को फिर हमारी फ़ौज के सरबराह ने उसी सेमिनार से ख़िताब किया। उसमें उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें भी कही, और ये कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी का बुनियादी मकसद और उसकी मंजिल शहरियों की खुशहाली, सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना और बैन-अक़वामी पार्टनर्स के साथ मिलकर मुल्क के अंदर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। लेकिन साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से हट के बात कर दी। उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि उनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन पर रूसी लश्कर कशी अफसोसनाक और बदकिस्मती का मज़हर है। हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं। हालांकि उस वक्त अभी ये तनाज़ा 26-27 फरवरी को शुरू हुआ था, अभी तो 200-400 लोग भी नहीं मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं, आधा यूक्रेन तबाह हो चुका है। यानी यूक्रेन पर रूस की फ़ौजकशी शुरू हुई 26-27 फरवरी को, और ये तकरीर थी हमारी फ़ौज के सरबराह की 2 अप्रैल को। यानी बमुश्किल 5 हफ़्ते गुजरे थे जिसमें उन्होंने एकदम ये कह दिया कि हज़ारों लोग मर गए, आधा यूक्रेन तबाह हो गया है।
और रूस को अपनी फ़ौजी जारहियत फ़ौरन ख़त्म करनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ हमारे बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। तो जो ताकत के दो मराकज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसका बेहतरीन इजहार था 1 और 2 अप्रैल की ये 2 तकरीरें, जिसमें इख्तलाफात भी हुकूमत और फ़ौज के खुलकर सामने आ गए थे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात और यूक्रेन पर रूस के हमले के हवाले से। अब ये जो फ़र्क है आपको फिर मज़ीद भी दिखाई दिया 27 अक्टूबर को, जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ISPR के सरबराह और ISI के सरबराह ने ख़िताब भी किया। उन्होंने बहुत सारी बातों का जवाब भी दिया। लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में थे, कई इदारे उनके ख़िलाफ़ थे, मुल्क के अंदर उनकी बड़ी मुखालफत थी। किसी इदारे के सरबराह ने पब्लिक में जाके ट्रंप के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उससे मुखालफत की बू आती हूँ। इस तरह भारत में पावर सेंटर एक है, यानी जिस तरह वाइट हाउस पावर सेंटर है अमेरिका का, इस तरह साउथ ब्लॉक उसको कहते हैं नई दिल्ली में, जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और उनके वजारतें मौजूद हैं। वहाँ भी साउथ ब्लॉक से जो बात निकलती है वज़ीर आज़म के दफ्तर से, बाकी तमाम लोग, तमाम फ़ौज, वो उनके ख़िलाफ़ पब्लिक में कोई बात नहीं कहती। लेकिन हमारे यहाँ ये एक वतीरा, इस तरह एक रिवायत बन गई है कि फ़ौज जो है वो अपनी बात करती है, वज़ीर आज़म अपनी बात करता है, और इस तरह 2 पावर सेंटर्स कई मरतबा एक दूसरे से बाहम मुतसादिम नज़र आते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की साख बैरूनी ममालिक में काफ़ी बर्बाद हो जाती है। कोई फिर यकीन नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने, यानी भारतीय वज़ीर आज़म ने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में ये कहा भी कि हम तो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। मैंने कई लोगों से भी पूछा कि पाकिस्तान में मैं बात किसके साथ करूं, GHQ के साथ करूं, ISI के साथ करूं, सुप्रीम कोर्ट के साथ करूं या वज़ीर आज़म के साथ करूं। तो ये एक लुब्बे-लुबाब था उस बात का कि पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर्स हैं, असल क़ुव्वत कहीं और है और फ़ैसला साजी बटी हुई है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान की हुकूमत बहैसियत मजमूई यकसू होकर मसाइल का हल तलाश करने में नाकाम रही है। और इसी वजह से हमारे तमाम तर इंडिकेटर्स जो हैं, चाहे वो सेहत है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हमारी गवर्नेंस है, चाहे हमारे रूल ऑफ़ लॉ है, उन सब में ख़राबी है। इक़्तिसादी बदहाली तो आप देख ही रहे हैं, बार बार मैं वो ज़िक्र नहीं करना चाहता जो बहुत सारे अपोजिशन रहनुमा कर रहे हैं। लेकिन जब ख़जाना खाली होता है और आपकी दरामदात बढ़ जाती हैं, बरामदात कम होती हैं, अब बैरूनी आमदनी के ज़राए महदूद हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म की बातों को ज़ाहिर है बढ़ावा मिलता है। शायद ये मौका है कि तमाम सियासी जमातें अभी मिल के, बशमूल इमरान ख़ान के, उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का और इस मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनका तवीलुल मयाद मफाद किस में है। क्या हम इस तरह आइंदा चंद महीने भी महाज़ाराई को जारी रख के आवाम को उन समरात से महरूम रखने की कोशिश करेंगे जो उन तक पहुँचने चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जो पावर के 2 मराकज़ हैं, सियासी क़ुव्वत के 2 मराकज़, इनको भी आपस में यकसुई के साथ काम करना पड़ेगा इस मुल्क के मफाद की खातिर।